जॉइंट पेन मैनेजमेंट की बात करें तो खुसूसन उसमें नी जॉइंट की बात करें तो नी जॉइंट पेन जो है उसको अगर हम इस इंटरवेंशनल प्रोसीजर के तहत देखें तो कैसे देखेंगे? देखिए, नी जॉइंट जो है उसमें हम एक तो मेडिसिन्स होती हैं, साथ जी। में फिजियोथेरेपी होती है। कुछ पेन ऐसे होते हैं जिसमें हम रीजनरेटिव मेडिसिन की तरफ जाते हैं। रीजनरेटिव मेडिसिन में ये है कि अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में इतनी सलाहियत रखी है कि वेयर एंड टेयर के बाद जो हमारा नुकसान हुआ हुआ होता है, वो हमारे अपने ही ब्लड में कुछ ऐसे खुलियात पाए जाते हैं जिनको अगर हम उन एरियाज़ में इंजेक्ट कर दें तो वहाँ पे रीजनरेशन होती है, दोबारा रीग्रोथ होना शुरू हो जाती है। ठीक है। पीआरपी जो है वो बहुत ज़्यादा आजकल नी के लिए यूज़ होता है। उसमें क्या किया जाता है कि हमारा अपना ब्लड लिया जाता है, 10 से 20 एमएल ब्लड लेते हैं। हम उसे एक ख़ास मशीन में थोड़ी देर के लिए गुज़ारते हैं, उसमें से पीआरपी प्लेटलेट रिच प्लाज़्मा, वो निकाल लिया प्लाज़्मा जाता है। निकाल लेते हैं और उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस नी के लिए। इसके अलावा नी के लिए हम जेनिकुलर नर्व ब्लॉक्स होते हैं, पेशेंट के नी के इर्द-गिर्द 3 जगह पे हम इंजेक्शन लगाते हैं। ठीक। अगर जेनिकुलर नर्व ब्लॉक से भी ठीक ना हो तो फिर उसके बाद हम आरएफए करते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन करते हैं। हाँ, अगर उसमें भी ना हो, जो 4th ग्रेड होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस नी का, उसमें हम मैनेजमेंट नहीं करते, उसमें हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि वो नी रिप्लेसमेंट की तरफ जाए। वरना अगर ग्रेड 1 से ग्रेड 3 तक है तो उसको हम मैनेज कर पाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें हम देखते हैं कि नी रिप्लेसमेंट के बाद भी अगर कोई पेन रहता है तो उसको भी फिर मैनेज किया जाता है? जी, बिल्कुल बहुत से पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको नी रिप्लेसमेंट के बाद पेन होता है और उसको हम मैनेज करते हैं, इन्हीं प्रोसीजर्स के थ्रू मैनेज करते हैं उनको। ठीक। डॉक्टर साहब, हिप जॉइंट से निकलने वाला पेन जो कि sciatica नर्व में कन्वर्ट हो जाता है, ये आजकल मरीज इसके बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इसका जो दर्द या sciatica नर्व का जो प्रोसेस या इसके अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, इसको किस तरह ट्रीट किया जाता है? देखिए सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि sciatica हो क्यों रहा है। हमारा बैठने का पोस्चर, हम इतने ज़्यादा आराम तलब हो गए हैं कि हमें अब ये भूल गया है कि हमने अपनी कमर सीधी रख के बैठना है। दूसरा, लोगों का जॉब डिस्क्रिप्शन ऐसी है कि वो घंटों मेज़ और कुर्सी पे बैठे रहते हैं, कंप्यूटर के आगे बैठे रहना है। मुसलसल बैठना भी आपकी जो कमर के मोरे हैं वो उनको नुकसान दे रहा होता है। तो तीसरा ये है कि वेट बहुत ज़्यादा लोगों का जो है ना, वेट की तरफ तवज्जो नहीं देते, ओवरवेट हो जाते हैं उसका। चौथा ये कि जिम जो आजकल जाने का इतना ज़्यादा ट्रेंड हो गया है कि आप प्रॉपर वेट ट्रेनर्स या प्रॉपर जो आपके जिम में जो ट्रेनर्स होते हैं उनसे नहीं आप ट्रेनिंग लेते, या आप प्रॉपर जो स्पोर्ट्स मेडिसिन के स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे ट्रेनिंग नहीं लेते, आप खुद से शुरू कर देते हैं। ठीक। आपको पता ही नहीं होता कि ये एक्सरसाइज मेरे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है। इस सारी वजूहात की वजह से, या भी कोई आपको चोट लग गई है, कोई आपने वज़न उठा लिया है, आपका उठने नीचे से उठने बैठने का पोस्चर ठीक नहीं था, इन सारी वजूहात की बिना पे आपकी कोई ना कोई इश्यू हो जाए, जैसे डिस्क स्लिप हो जाएगी या sciatic नर्व आपकी इंट्रैपमेंट हो जाएगी, तो उससे आपको sciatica हो जाएगा। अब इसकी ट्रीटमेंट में डिफरेंट वो है कि एक तो स्टार्ट आप मेडिसिन से ही करते हैं, दूसरा आप लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़ाई कर लिया, आपने मेडिसिन्स दे दी, फिज़ियोथेरेपी कर ली, और इसमें हम कॉर्डल का ब्लॉक लगाते हैं। पेशेंट की जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड ख़त्म हो रही होती है, वर्टेब्रल कॉलम में जो कमर मोरे जहाँ पे ख़त्म हो रहे होते हैं, वहाँ पे इंजेक्शन के थ्रू दवाई दी जाती है और अल्लाह का शुक्र है पेशेंट्स को बहुत फ़र्क पड़ता है। हाँ, लेकिन उसमें अगर तो मरीज़ को ये समझने की ज़रूरत है कि अगर उसको अपने पेशाब और पखाना का कंट्रोल नहीं रहा, या वो बैठ रहा है तो उसका निचला वाला धड़ सुन्न हो रहा है, तो उसको फिर न्यूरोसर्जन के पास जाने की ज़रूरत है और ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत है। अगर उसके अलावा उनको उनको ये प्रॉब्लम्स हैं, पेन है, उनके हाथ-पाँव और टाँगें सुन्न होती है, पैरों की उँगलियाँ सुन्न होती हैं, तो वो पेन के प्रोसीजर्स करवा सकते हैं। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि क्रोनिक डिजीज़ बहुत ज़्यादा हैं, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, ओबीज़ है, मोटापा है, इसके अलावा मेल सब फर्टिलिटी बेशुमार। तो इसमें न्यूरोपैथी के केस बहुत डेवलप हो रहे हैं। हुँ। लोगों के अंदर न्यूरोपैथी, एक तो सिंपल न्यूरोपैथी, एक डायबिटिक न्यूरोपैथी डेवलप हो जी। रही है। न्यूरोपैथी से होने वाली जो नमनेस है या पेन है, उसका भी कोई प्रोसीजर होता है? देखिए उसमें जब तक मरीज़ को ये समझ नहीं आएगी कि मैंने अपनी शुगर कंट्रोल करनी है, आप जितना मर्ज़ी उसका इलाज कर लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारे लोगों से जब ये सवाल पूछा जाए आपकी शुगर कंट्रोल में है, तो वो कहते हैं कि जी हमने वो स्ट्रिप वाला टेस्ट किया था, रैंडम टेस्ट कर देते हैं और वो हमारी कंट्रोल में है। लोगों को ये अवेयरनेस ही नहीं है कि जो 3 महीने वाला टेस्ट है, जो HbA1c है, वो कितना ज़रूरी है और उससे आपको कितना पता चलेगा कि आपकी शुगर कंट्रोल में है कि नहीं है। सबसे पहले तो लोगों को ये समझना चाहिए कि वो HbA1c अपना रूटीन में कराया करें। उसके बाद अगर तो उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई है,
तो फिर वो असर करेगी। अगर शुगर कंट्रोल में नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है ट्रीटमेंट का। दूसरा जो डायबिटिक न्यूरोपैथी है जिसमें हाथों की उँगलियाँ, पैरों की उँगलियाँ सुन्न हो जाती हैं या उनमें कीड़ियाँ चलती हैं या लोगों को शिकायत होती है कि उनके पैरों के तलवे जलते हैं, उस सब की ट्रीटमेंट है, उसमें डिफरेंट मेडिसिन्स दी जाती हैं और उनसे अल्लाह का शुक्र है फ़र्क पड़ता है। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, मिनरल डेफिशिएंसी भी पेन काज करती है? बिल्कुल मिनरल डेफिशिएंसी पेन कॉज़ करती है। उसमें जो आजकल बहुत ज़्यादा जिस मिनरल के ऊपर बात होती है वो मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम की जो कमी है, हमारे डिफरेंट मल्टीविटामिन्स जो हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स उसकी कमी से डिफरेंट पेन होते हैं। और इसमें सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम जिनको पहले कहा जाता था कि देसी घरों में टोटके इस्तेमाल किए जाते थे या जो हमारी माएँ नानियाँ दादियाँ देसी चीज़ें हमें खाने को दिया करती थी, आजकल की जनरेशन वो नहीं लेती। जिसमें अंजीर आ गया, जिसमें कद्दू के बीज आ गए, जिसमें खजूरें आ गईं, ये सारी चीज़ें हमने अपनी खुराक में से निकाल दी हैं, जिसकी वजह से हमें मिनरल डेफिशिएंसी भी होती है, विटामिन डेफिशिएंसी भी होती है और उसकी वजह से डिफरेंट किस्म के न्यूरोपैथिक पेन भी होते हैं, मस्कुलर पेन भी होते हैं और आजकल फाइब्रोमियाल्जियाज़ का बहुत ज़्यादा रिवाज है, ख़वातीन में बहुत ज़्यादा है, वो इन्हीं वजह से, इन्हीं की कमी की वजह से है। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे आपने फाइब्रोमाइल्जिया की बात की, तो फाइब्रोमाइल्जिया की कोई टाइप्स भी होती हैं या एक ही किस्म का फाइब्रोमाइल्जिया होता है? फाइब्रोमियाल्जिया की बहुत सारी टाइप्स हैं। उसको समझना सबसे पहले ज़रूरी है कि हिस्ट्री पेशेंट की प्रॉपर ली जाए। ज़्यादातर ये ख़वातीन में होती है और वो इसलिए होती है कि बेचारी ख़वातीन अपने घरेलू काम-काज में इतनी मसरूफ़ होती हैं कि अपने ऊपर तवज्जो ही नहीं देती। और वैसे भी अगर कोई बेचारी खातून घर में कह दे कि जी मेरी तबीयत ख़राब है, तो ये कह दिया जाता है जी बहाना कर रही है। तो लेकिन ये कि ख़वातीन में बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तान में हमने देखा है कि फाइब्रोमियाल्जिया बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है और सबसे पहले तो मरीज़ की ये बात समझने की और सुनने की और समझने की ज़रूरत है कि वाक़ई उसको तकलीफ़ है। वरना लोग समझते हैं कि वो तो उसको कोई तकलीफ़ नहीं, वो सिर्फ़ बहाना कर रही है और इसकी ट्रीटमेंट है। लेकिन इसमें ट्रीटमेंट के लिए इस थोड़ा-सा पेशेंट की साइकोलॉजिकल भी पेशेंट की इसमें वो करनी पड़ती है हेल्प, क्योंकि जब तक मरीज़ को समझ नहीं आएगा मुझे क्या प्रॉब्लम है, मरीज़ को क्योंकि पूरे जिस्म में कहीं न कहीं दर्द हो रहा होता है। तो वो समझता है कि शायद वो भी ये समझ रहा होता है कि शायद मुझे कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो उसकी थोड़ी साइकोलॉजिकल हेल्प की भी ज़रूरत होती है उसमें। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, जैसे नर्व ब्लॉक करके आप कहती हैं कि कुछ पेन को मैनेज किया जाता है, तो ये ब्लॉक जो होता है ये कितनी देर के लिए नर्व ब्लॉक होते हैं? देखिए नर्व ब्लॉक जो है वो क्योंकि हम पेन साइकिल को ब्रेक कर रहे होते हैं, जो रिसेप्टर्स हैं उसके ऊपर जाके दवाई उसको सैचुरेट कर देती है, दवाई ब्लॉक कर देती है रिसेप्टर्स को, जिसकी वजह से पेन जनरेट नहीं होती। डिपेंडिंग ऑन दिस फैक्ट कि मरीज़ का मर्ज़ कितना सिवियर है उसके हिसाब से होता है, लेकिन ये सब कम से कम 1.5 महीना और ज़्यादा से ज़्यादा साल 1.5 साल तक चलते हैं नर्व ब्लॉक्स। ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा भी अगर प्रोसीजर लेना चाहे तो लिया जी जा जी सकता दोबारा रिपीट है। कर अच्छा डॉक्टर साहब, अगर कॉम्प्लिकेशंस और पेन मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? देखिए कॉम्प्लिकेशंस तो इसमें ज़रूर बहुत सारी हो सकती हैं। सबसे पहले तो ये कि अगर एक अनट्रेन्ड बंदा है जो नॉन प्रोफेशनल है, वो आपको मेडिसिन की डोज़ ही ठीक नहीं लगाएगा। स्टीरॉइड्स का अपना नुकसान है, स्टीरॉइड्स लगाते हैं। इसके अलावा ये कि अगर आपके ब्लड वेसल में इंजेक्शन चला जाए उसके अपने नुकसानात होते हैं। दूसरा ये है कि आपकी हड्डियाँ भुनना शुरू हो जाती है अगर आप रिपीटेड स्टीरॉइड्स लें। और पेशेंट के लिए साइकोलॉजिकली तौर पे भी ज़रा वो होता है, एक फ़ियर होता है कि जी हम प्रोसीजर कराने जा रहे हैं तो पता नहीं क्या होगा हमारे साथ। तो उसके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन क्योंकि हम इमेज गाइडेड प्रोसीजर्स करते हैं जिसमें अल्ट्रासाउंड और फ्लोरोस्कोपी यूज़ करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता होता है हमारा टारगेट कहाँ है और हम जो इर्द-गिर्द के जो टिश्यूज़ होते हैं जैसे ब्लड वेसल हो गया और नर्व जिसको हमने हिट नहीं करना हमें पता होता है, तो इसलिए अल्लाह का शुक्र है कि कॉम्प्लिकेशंस कम से कम होती हैं।